नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम संविधान के उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बीएचयू बीए एंट्रेंस में हर साल पूछे जाते रहे हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, भारत में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली हों तो उनके कार्य कौन निष्पादित करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी है कैबिनेट सचिव। तो भारत में जब राष्ट्रपति भी न रहे और उपराष्ट्रपति भी न हो तो उसके कार्य को कौन निष्पादित करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद के दोनों सत्रों को आहूत करने की शक्ति नियुक्त है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसदीय मामलों के मंत्री, ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति। तो संसद के जो सदन होते हैं उनका कोई भी सत्र होता है उसको आहूत या सत्रवासान, यानी कि आप कह सकते हैं शुरुआत और उसका अंत जो है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति किससे संदर्भित है? ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय सुधार, ऑप्शन बी है मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन, ऑप्शन सी है न्यायिक सुधार और ऑप्शन डी है चुनाव सुधार। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति जो है वो मुस्लिम समुदाय में पिछड़ापन से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि जो सच्चर समिति है वो अल्पसंख्यकों यानी कि मुस्लिमों पर आधारित है और वो इन्हीं पर रिसर्च की थी और बताई थी कि मुस्लिमों की स्थिति देश में क्या है, कितने प्रतिशत लोग जो है रोजगार प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत लोग बड़े पदों पर हैं। इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो विकास के आयाम हैं उनको जो है सामने रखा था देश के सामने राजेंद्र सच्चर समिति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा का स्पीकर और ऑप्शन डी है संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य जिसका चुनाव इस हेतु हुआ हो। तो संयुक्त बैठक की जो प्रावधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 108 के तहत जो है ज्वाइंट सेशन की बात की गई है और जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की अगर बात करें तो लोकसभा स्पीकर जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है तो राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता से संबंधित, तो इसका सही उत्तर होगा सी, लोकसभा का स्पीकर, आर्टिकल 118 सबसेक्शन 4 के तहत। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? Who was the first woman who was the chief justice of any high court of India? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रोमा पाल, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति शोभा दीक्षित, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति लीला सेठ और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। तो भारतीय उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश का जो गौरव होने का प्राप्त है उस लीला सेठ को प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यायमूर्ति लीला सेठ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसदीय सचिव और ऑप्शन डी है संसदीय मामलों के मंत्री। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 है, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, ऑप्शन बी है वो उपाध्यक्ष को लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है, ऑप्शन सी है उसके पास सत्रवासान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है और ऑप्शन डी है सदन के विघटन के बाद नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक वो अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इसमें जो है कौन सा कथन पूछा जा रहा है
सही है, यहां होना चाहिए सही नहीं है, यहां नहीं छूट गया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, नहीं है, नहीं होना चाहिए, सही नहीं है। तो उसके पास अनिश्चित काल तक सदन को स्थगित करने की शक्ति है, यह बिल्कुल सही है। वह उपाध्यक्ष को लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी भी एकदम बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसके पास सत्रावसान के बाद भी सदन को बुलाने की शक्ति है, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि शक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ जो इंडिया है वह 3 सदस्यीय है, जिसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वह जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसको हम कहते हैं, और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे जो अन्य निर्वाचन आयुक्त 2 होते हैं उनकी बात की जा रही है, न कि चीफ इलेक्शनर कमिश्नर की बात की जा रही है। तो निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव अधिकारों का प्रमुख बल है। ऑप्शन ए है धर्म का अधिकार, ऑप्शन बी है समता का अधिकार, ऑप्शन सी है संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन डी है मानव होने के नाते मानव गरिमा का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा का जो अधिकार है वह मानव अधिकारों का प्रमुख बल है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। ऑप्शन ए है एकात्मक राज्य, ऑप्शन बी है राज्यों का संघ, ऑप्शन सी है भारत के एकीकृत राज्य, और ऑप्शन डी है एकात्मक राज्यों तथा भारत के एकीकृत राज्य दोनों। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यानी कि आर्टिकल 1 में कहा है कि इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ऑप्शन बी है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के बराबर होता है, ऑप्शन सी है सेवानिवृत्ति के बाद वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, और ऑप्शन डी है उनको राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि सीएजी होता है उसको संसद जो है एक विशेष प्रक्रिया द्वारा हटा सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। 11 नंबर का सही नहीं है पूछा गया है तो डी हो जाएगा, उनको राष्ट्रपति पद से नहीं हटा सकते बल्कि संसद जो है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, और ऑप्शन डी है 14। तो भारत के संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या है वर्तमान समय में वह है 12। अगर आपसे मूल रूप से पूछा जाए तो 8 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग कर सकता है? ऑप्शन ए है मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री को, और ऑप्शन डी है विधि मंत्री को। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह अपना इस्तीफा जो है किसके नाम से लिख कर दे सकता है? राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, अतः वही इस्तीफा उसी को इस्तीफा देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसको पत्र लिखकर अपना पद त्याग करता है? राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? ऑप्शन ए है इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन सी है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और ऑप्शन डी है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है क्योंकि इसका तो कोई कार्यकाल है फिक्स ही नहीं है राज्यसभा का, वह जो है अस्थायी सदन है।
ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऑप्शन नंबर डी है इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। आप जानते हैं कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष से कम आयु की नहीं होना चाहिए, न कि 25 वर्ष। अगर यहाँ लोकसभा होता तो 25 वर्ष उसके लिए सही होता, लेकिन यहाँ राज्यसभा की बात की जा रही है, तो राज्यसभा में 30 वर्ष से कम उम्र के लोग जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकते। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए और सी, दो ऑप्शन यहाँ सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के 11वें अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है नगर पालिका, ऑप्शन बी है पंचायती राज, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य संबंध, और ऑप्शन डी है भ्रष्टाचार निवारण। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगर यहाँ 12वीं अनुसूची होता तो वह नगर पालिका से संबंधित होता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित आंदोलनों की कालानुक्रमित सूची बनाइए। ऑप्शन ए है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी है चंपारण आंदोलन, और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आप जानते हैं कि सबसे पहले सी नंबर हुआ था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह 1917, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो सी, उसके बाद ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गणतंत्र, और ऑप्शन डी है संघात्मक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आप जानते हैं कि संप्रभु है, समाजवादी, गणतंत्र, संघात्मक शब्द नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आप जानते हैं नेशनल कमीशन फॉर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 में वर्णन है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो है वो आर्टिकल 338 ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद 338 तथा अनुच्छेद 338 ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार के बीच राजस्व बंटवारा के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार और यहाँ स्थानीय सरकार की बात हो रही है, यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले ये अंग है। तो राज्य वित्त आयोग जो है इसके लिए उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय। तो भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी जो है सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनर्विलोकन, यहाँ पुनर्विलोकन होना चाहिए, पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 136, आर्टिकल 137, आर्टिकल 138 और आर्टिकल 139 ये हैं ऑप्शन। तो आर्टिकल 137 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के जो उच्च न्यायालय गठित किया गया है उसको जो है अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन करने की शक्ति है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 358 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत की जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग 4A मूलभूत कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना,
ऑप्शन बी है भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना। ऑप्शन सी है हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहरों की रक्षा करना। और ऑप्शन डी है अपने माता पिता गुरुओं का आदर करना। तो आप जानते हैं कि जो मूल कर्तव्य है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं संविधान के भाग 4A में, उसमें राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना तो है, भारत के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना विकसित करना भी है, और हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहरों की रक्षा करना भी है, लेकिन अपने माता पिता व गुरुओं का आदर करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसे किसी पुस्तक में लिखा हो या न लिखा हो, हमें आदर करना चाहिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24 है, सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धन विधेयक, मनी बिल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संसद में होते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, यानी कि 1 नंबर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं रहा है। ऑप्शन ए है संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी है राज्य लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी है वित्त आयोग, और ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा डी, नीति आयोग। आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है कार्यपालिका के आदेश द्वारा गठित किया गया एक निकाय है, न कि संविधान द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, और ऑप्शन डी है धर्म। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में यानी कि इंडियन पॉलिटी में जो सर्वोच्च है वह संविधान है। इसी के द्वारा जो है भारत में जितने भी संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक संस्थाएं हों, वो सभी जो है शक्ति ग्रहण करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रपति पर निम्न में से किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ऑप्शन ए है मानसिक तथा शारीरिक अक्षमता, ऑप्शन बी है साबित कदाचार, ऑप्शन सी है हल्के तथा गंभीर अधिकार, और ऑप्शन डी है संविधान का उल्लंघन। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो बात की गई है वह संविधान के उल्लंघन के आधार पर की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ऑप्शन ए है संप्रभु, ऑप्शन बी है समाजवादी, ऑप्शन सी है गणतंत्र, और ऑप्शन डी है संघात्मक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, लोक कार्यालय के सदोष ग्रहण करने को खाली करवाया जा सकता है। ऑप्शन ए है अधिकार परीक्षा याचिका से, ऑप्शन बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से, ऑप्शन सी है प्रतिषेध याचिका से, और ऑप्शन डी है परमादेश याचिका से। तो क्यो वारंटो जो होता है यानी कि अधिकार परीक्षा याचिका या व्हाट इज योर राइट, इसके माध्यम से जो है कोर्ट पूछ सकता है कि किस अधिकार से जो है आप इस पब्लिक ऑफिस को ग्रहण किए हैं और हटवा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्यों की काउंसिल का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो राज्यों की काउंसिल का सदस्य बनने के लिए, राज्यों का काउंसिल का मतलब होता है राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु सीमा चाहिए, 30 वर्ष मिनिमम। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है धन्य विधेयक अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है राज्यों के राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243, और ऑप्शन डी है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, न्यायिक पुनरीक्षण अनुच्छेद 243 से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति द्वारा, और ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो
वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति और ऑप्शन डी है लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। ऑप्शन ए है असंशोधनीय, ऑप्शन बी है किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ऑप्शन सी है देश के शासन के लिए मूल्य है। तो ये जो है असंशोधनीय नहीं है कि बल्कि इसमें संशोधन किया जा सकता है और कई संशोधन किए भी गए हैं। किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है, और देश के शासन के लिए मूल्य है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर हो जाएगा बी और सी, 3 नंबर ऑप्शन। बीएचयू के किसी भी पेपर का हल अगर आप चाहते हैं तो उस पेपर का एक कॉपी टारगेट विथ नीतीश के टीम के पास भेजें और बहुत जल्द जो है आप उसका सॉल्यूशन प्राप्त करें। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी में काफी वृद्धि हुई होगी और बीएचयू आने वाला जो एग्जाम है बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का, उसमें आपको इससे लाभ होगा। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश को इजाजत। तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।